नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में ममता ने बेकार कर दिया भगवा कैंप के हर पैतरे को। मोदी शाह सब पर अकेले दीदी पड़ गई हैं भारी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओवैसी को बंगाल में मिला झटका, प्रदेश प्रमुख ने इस्तीफा देकर ममता बनर्जी का कर दिया है समर्थन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि निषाद नदियों के राजा और रक्षक, नदी के संसाधनों पर उनका हक, यूपी कांग्रेस उठा रही है उनके हक की आवाज। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल में ममता ने बेकार कर दिया भगवा कैंप के हर पैंतरे को, मोदी शाह सब पर अकेली दीदी भारी। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सिर तो ममता बनर्जी सवा शेर। जी हां दोस्तों, लगता तो यही है कि बंगाल में ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। यही कारण है कि सारे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर लगी हैं। यूं तो इस महीने के अंत से लेकर अगले महीने के अंत तक 4 प्रदेशों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर में बंगाल और असम तथा दक्षिण में केरल और तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है। परंतु चाहे समाचार पत्र हो या टीवी न्यूज चैनलों पर होने वाले प्राइम टाइम के दंगल या फिर घरों और चाय खानों में होने वाली चर्चा, बात बंगाल चुनाव पर ही होती है। क्या ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी का तूफान बंगाल में रोक पाएंगी, या फिर मोदी भारत की सबसे प्रख्यात लिबरल और वामपंथी विचारों वाली टैगोर की भूमि को जीतकर आधुनिक भारत में एक नया इतिहास रचेंगे? किसी के पास इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं है, क्योंकि दोनों ओर से जबरदस्त मुकाबला है, घमासान छिड़ चुका है और टक्कर कांटे की है। एक और ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस दंगल में जूझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का चुनावी नुस्खा बहुत ही कारगर है। वह चुनाव अपने काम काज पर नहीं जीतते हैं। सत्य तो यह है कि काम के नाम पर वह जीरो हैं। तब भी तो भारत की यह दुर्दशा है कि ना देश में काम धंधा है और ना ही रोजगार। फिर भी मोदी अंत में हारी बाजी जीत ही लेते हैं। अभी पिछले दिनों हुए बिहार के विधानसभा चुनाव को ही देखिए, वहां बीजेपी चुनाव हारती दिख रही थी, परंतु अंत में मोदी का जादू चला और विपक्ष मुंह ताकता रह गया। परंतु मोदी के पास ऐसा क्या जादू है कि वह हारी बाजी भी पलट देते हैं? कहा ना कि वह काम काज पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु जनता को मनोवैज्ञानिक स्तर पर लुभाने और चकमा देने का है। वह पहले जनता के मन में एक शत्रु का भय उत्पन्न करते हैं। वह शत्रु इतना शक्तिशाली दिखाई पड़ता है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर जनता में एक अनकहा भय उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए, गुजरात में 2002 के नरसंहार से पहले गोधरा कांड से वहां हिंदू समाज में मुस्लिम समाज से एक भय उत्पन्न हुआ। फिर अहमदाबाद में कार सेवकों के शव घुमाए गए। देखते ही देखते गुजरात जल उठा। 4 दिनों तक लगातार मुस्लिम शत्रु को भली भांति ठीक कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी को बंगाल में मिला झटका, प्रदेश प्रमुख ने इस्तीफा देकर ममता का किया समर्थन। जी हां दोस्तों, बिहार में मिली सफलता के बाद आत्मविश्वास से लबालब भरे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में भी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मगर ओवैसी को यहां से अच्छी खबर नहीं मिल रही है। पार्टी के बंगाल प्रमुख जमीरुल हसन ने ओवैसी की पार्टी से जल्द ही इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जमीरुल ने नंदीग्राम से ममता के उम्मीदवारों को समर्थन देने का भी ऐलान किया है, जो ओवैसी के लिए बड़ा झटका है। बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जमीरुल हसन अब इंडियन नेशनल लीग से जुड़ने वाले हैं। बता दें, 1994 से पहले इंडियन नेशनल लीग मुस्लिम लीग के साथ थी। इंडियन नेशनल लीग ने बंगाल में ममता बनर्जी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है, जो असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें, बंगाल में एआईएमआईएम को बढ़ाने में जमीरुल की बहुत अहम भूमिका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निषाद नदियों के राजा और रक्षक, नदी के संसाधनों पर उनका हक, यूपी कांग्रेस उठा रही है उनकी हक की आवाज। प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, यूपी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की नदी अधिकार यात्रा 19 दिन से 418 किलोमीटर चलकर निषाद समाज के बीच जाकर उनके हक की आवाज उठा रही है। निषाद नदियों के राजा और रक्षक हैं। नदी के संसाधनों पर उनका हक है। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा, निषाद समाज के गांव-गांव से एक ही आवाज उठ रही है कि उनकी सुख दुख के साथ ही नदियों के संसाधनों बालू, मछली, नदी किनारे की जमीन इत्यादि के इस्तेमाल को बड़े पूंजीपतियों, ठेकेदारों के चंगुल से निकालकर निषादों को इनके उपयोग का हक मिलना चाहिए। ये उनकी जीविका का सवाल है और हम निषाद समाज की जीविका के हक को दिलाने की लड़ाई पूरी प्रतिबद्धता से लड़ेंगे। यात्रा की अगुवाई कर रहे देवेंद्र निषाद, कुंवर निषाद, वंदना निषाद व यात्रा में शामिल सभी साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी की ललकार, अच्छा है गद्दारों ने खुद ही टीएमसी छोड़ दी, अब इन दल बदलुओं से बीजेपी में नाराजगी।
जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं को गद्दार करार देते हुए कहा कि अच्छी बात है कि उन्होंने खुद ही उनकी पार्टी छोड़ दी, लेकिन इन दल बदलुओं ने भाजपा के पुराने नेताओं को नाराज कर दिया, क्योंकि भगवा पार्टी ने अपने वफादारों के ऊपर दल बदलू नेताओं को तरजीह देते हुए उन्हें मैदान में उतारने का फैसला किया है। पूर्व मेदिनीपुर के एगरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भाजपा पर दंगा, लूट और हत्या की राजनीति करने का आरोप लगाया और सभी से अपने इलाकों में दिखाई देने वाले ऐसे बाहरी लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। बंगाली गौरव को अपना प्रमुख चुनावी हथियार बनाने वाली टीएमसी ने भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी करार दिया है, क्योंकि उसके शीर्ष नेता राज्य के बाहर से आते हैं। मुकुल रॉय जैसे अन्य नेताओं के साथ भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी के स्पष्ट संदर्भ में टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, गद्दार मिर्जाफर अब भाजपा के उम्मीदवार बन गए हैं, जिससे भगवा पुराने नेता नाखुश हैं। बनर्जी ने कहा कि इन दल बदलुओं को अतीत में कई जिम्मेदारियां दी गई थी। उन्होंने कहा, मैं हर परियोजना की निगरानी करूंगी ताकि इसका लाभ सभी तक पहुंचे। भगवा दल को सामने हरी हरी और पीछे से छुरा घोंपने के नारे वाली पार्टी बताते हुए टीएमसी प्रमुख ने दावा किया, पान पराग चबाकर और माथे पर तिलक लगाकर भाजपा लोगों पर हमला करती है। नो वोट टू बीजेपी का नया नारा गढ़ने वाली बीजेपी ने लोगों से माकपा और कांग्रेस को भाजपा के दोस्त बताते हुए उन्हें भी वोट न देने की अपील की। माकपा, कांग्रेस और आईएसएफ ने पश्चिम बंगाल में एक नया गठबंधन बनाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महापंचायत में बोले अखिलेश, किसानों से घबरा रही भाजपा, जयंत ने दिया भाईचारे का नारा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मथुरा के बाजना स्थित मोरंकी इंटर कॉलेज मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित किया। यह किसान महापंचायत सपा और रालोद की ओर से आयोजित की गई। मंच पर अखिलेश के साथ राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी रहे। किसान महापंचायत के मंच से दोनों नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसान आंदोलन से कोई घबराया हो या नहीं, लेकिन भाजपा जरूर घबरा रही है। जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा को पता चल गया है कि अब किसान नहीं रुकने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, यह लड़ाई चलती रहेगी। अखिलेश ने कहा कि महापंचायत में मुझे लाठी भेंट की गई है। हम और जयंत यह मानते हैं कि लाठी कहां पर चलानी है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा की सरकार ने नोटबंदी की थी, उससे क्या कालाधन वापस आया? जीएसटी कानून लागू किया, इससे कौन सा कारोबार बढ़ गया? वैश्विक महामारी ने जनता ने उस पर भरोसा किया। लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाया, लेकिन भाजपा की सरकार ने अपनी आंखों और कानों को बंद कर रखे हैं। किसानों का दर्द सुनाई नहीं दे रहा। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है? इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई पुलिस कमिश्नर के बाद हटाए जा सकते हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख, जाने कौन नहीं है खुश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एंटीलिया केस और सचिन वाजे मामले के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी हटाया जा सकता है। इस मामले को लेकर अनिल देशमुख को दिल्ली तलब किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाने के बाद गृह मंत्री पर भी कार्रवाई हो सकती है। बीते दिनों ठाकरे सरकार ने परमबीर सिंह को पद से हटाकर हेमंत नागराले को मुंबई का नया कमिश्नर नियुक्त किया था। सूत्रों के मुताबिक अब गृह मंत्री का भी तबादला हो सकता है। सचिन वाजे मामले पर अनिल देशमुख ने दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। हाल ही में उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या हुई। ऐसे में इस बात का खुलासा साफ है कि व्यापारी की हत्या के पीछे पुलिस तो नहीं। इस बीच चर्चाएं हैं कि शरद पवार अनिल देशमुख से नाराज हैं और महाराष्ट्र में गृह मंत्री को बदला जा सकता है। अनिल देशमुख ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि फिलहाल एनआईए और एटीएस इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है। राज्य की सरकार एनआईए का सहयोग कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को मुंबई की एक कोर्ट में कहा कि निलंबित मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह उससे पूछताछ नहीं कर पाई है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बम कांड में संदिग्ध भूमिका और ठाणे व्यवसायी मनसुख हिरेन की मौत के मामले में एनआईए और एटीएस कार्रवाई कर रही है। इस मामले में मुंबई पुलिस में सहायक उप निरीक्षक सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है और साथ ही सस्पेंड कर दिया है। बीती फरवरी को मुकेश अंबानी के मुंबई के घर के बाहर एक विस्फोटक से भरी एसयूवी गाड़ी मिली थी और साथ ही एक धमकी भरा पत्र भी मिला था। फिलहाल अभी भी ये कांड पुलिस के गले की हड्डी बना हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद ने कोरोना वैक्सीन पर उठाए सवाल, कहा नीति आयोग को देनी चाहिए रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टीका लगवाने के बाद 71 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 70 ने ऑक्सफोर्ड AZ वैक्सीन लगवाई थी, जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से रिपोर्ट नहीं आई है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि नीति आयोग की तरफ से अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आने के कारण मैं पार्लियामेंट हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी से उसे
समन जारी करने की मांग करता हूं। गौरतलब है कि भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के बाद से अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीमार होने और मौत की खबरें सामने आई है। कुछ में मौत के पीछे अन्य कारण होने की बात भी कही गई थी। भारत में जनवरी महीने में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। 14 मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार 2.9 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है, जिनमें से 18% को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों ने प्रति 10 लाख की आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा टीके लगाए हैं। बताते चलें कि देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। टीकाकरण के बीच बढ़ रहे मामलों को देखकर केंद्र सरकार चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कहा कि हमें अभी उतनी गंभीरता दिखाने की जरूरत है जितनी है एक साल से दिखाते रहे हैं। बुधवार को पीएम की मीटिंग में कोरोना पर जो आंकड़े पेश किए गए थे उसमें बताया गया था कि देश में सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब की है। अधिकारियों ने बताया था कि देश के 70 जिलों में 150% से ज्यादा कोरोना बढ़ा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।